हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद आप फॉलो मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज आप सभी को एसएससी जीडी के लिए 16 नंबर शिफ्ट दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे मैथ का। और ये क्वेश्चन को जो हम लोग सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन से आपकी तैयारी इस समय कितनी है उसका भी आप आकलन कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं कि क्वेश्चन नंबर आपका पहला क्या है। और आपको पता भी है कि आपका जो एग्जाम है वो शुरू होने वाला है जनवरी महीने में 10 तारीख से, ठीक है। तो आइए जरा देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। और आपको पता भी है कि एसएससी जीडी 2021 वाला जो मैथ का क्वेश्चन था वो एक अच्छा लेवल में था, ठीक है ना। तो आइए पहला क्वेश्चन जरा देखिए क्या करा कि तीन संख्या 4, 9 और 13 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 2340 है, तो उनका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करिए। देखिए कभी भी अगर ऐसा सवाल दे तो आपको महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो लघुत्तम दिया रहे अर्थात 2340 और जो संख्याओं का अनुपात है उन्हीं से भाग दे दीजिए, अर्थात 4 गुणे 9 गुणे 13, यानी 4, 9 और 13 से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, आपका मौसा आ जाएगा। तो जरा देखिए 13 से काट दीजिए तो 13 का नाम 13, 10 बचा, 13 ठे 104, 180 हो गया। 9 दूना 18, 20 बार में कटा, 4 पच्चे 20, आपका आंसर कितना आ गया, 5 आ गया, यानी मौसा आपका कितना हो गया, 5 हो गया। तो बहुत ही आसानी तरीके से इसको लगाया जा सकता था, है ना। तो क्या करेंगे, लौसा बटे जो संख्याओं का जो अनुपात है उन्हीं का गुणा कर देंगे, लौसा बटे वो कर देंगे तो आपका मौसा आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं कि आपका अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ जरा देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा कि एक दुकानदार के पास कुछ खिलौने हैं, एक दुकानदार उसके पास कुछ खिलौने हैं, अच्छी बात करा। वो 2/3 खिलौनों को 35% के लाभ पर बेचता है और शेष खिलौनों को, यानी 1/3 शेष बच रहा है, उसको क्या कर रहा है, वो 10% हानि पर बेचता है। तो उसका कुल लाभ प्रतिशत बताइए। चलिए मान लेते हैं कि कुल खिलौनों की संख्या है 300। कितनी है, 300, ठीक है। इसका 2/3 करने में आसानी होगा, इसी वजह से हमने 300 मान लिया। तो इसका जो 2/3 हो जाएगा वो हो जाएगा 200, और इसका जो 1/3 यानी बचा कितना खिलौना शेष, वो बचा 100। अब ये क्या कर रहा है कि 200 खिलौनों पर यानी 2/3 पर 35% का लाभ हो रहा है, अर्थात क्या कर लेंगे हम, इसका निकाल लेंगे 135%। कितना हो जाएगा, ये 270 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा। और अगर यहीं पर क्या हो रहा है, 10% की हानि हो रहा है, तो 10% की हानि आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि 90 हो रहा है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, ये बेच रहा है। यहां पर उसने 300 में खरीदा और इतने रुपए में बेच रहा है, यानी 270 रुपया ये हुआ और 90 रुपया शेष खिलौने हुए। तो इनको ऐड कर लीजिए, तो इनको ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 360। ये आपका क्या है, ये आपका सेलिंग प्राइस है, यानी विक्रय मूल्य है ये। और क्रय कितना था, 300 का। तो जरा बताइए आप, लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 300 से 360 पर आए हैं तो आप कहेंगे कि हमको 60 रुपया का लाभ हो रहा है। कितने में, 300 में। और यही परसेंटेज ज्ञात कर लेंगे तो कितना बार में कटेगा, 5 बार में। और ये कितनी बार में, 20 बार में, यानी 20% आपका क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन आपको बता दें कि पिछले बार के जो क्वेश्चन थे वो काफी ज्यादा कैलकुलेटिव थे, ठीक है ना। कुछ उसमें कैलकुलेशन की संख्या बढ़ा दी गई थी। आपको बता दें कि मैथ के लिए आपको कुछ चीजें तैयार होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं आपको 1 से लेकर के 30 तक आप क्या याद कर लीजिए, पहाड़ा याद कर लीजिए। देखिए ये बात है, आपको लगेगा कि ये क्या पहाड़ा तो हमें याद ही है, लेकिन बहुत जरूरत पड़ती है। कैलकुलेशन में सवाल के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है कॉन्सेप्ट और दूसरा होता है कैलकुलेशन। कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाता है, कॉन्सेप्ट कहीं से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाता है, लेकिन कैलकुलेशन को कहाँ से पढ़ेंगे आप। अब कुछ भी कर लीजिए आप, कैलकुलेशन वही आपका तैयार हो सकता है जो आप करते हैं। कहीं से सीख करके जब जाएंगे ना वहाँ पर, कितना भी आप गुणा का ट्रिक सीख लिए, कुछ भी सीख लीजिए, लेकिन वहाँ पर जा करके वही करते हैं जो हम घर पर कर रहे होते हैं, ऊपर नीचे गुणा ही करते हैं, रख करके करते हैं ना। तो 2 पार्ट होते हैं, एक होता है कॉन्सेप्ट, एक होता है कैलकुलेशन। तो आपको तैयार करना पड़ेगा कैलकुलेशन। कुछ चीज़ें याद होना चाहिए, 1 से लेकर के 30 तक आपको वर्ग याद होना चाहिए, 1 से लेकर के 20 तक आपको घन याद होना चाहिए, 1 से लेकर के 20 तक आपको प्रतिशत वाला भाग याद होना चाहिए। जैसे 1 का मतलब होता है 100%, 1/2 का मतलब होता है 50%, 1/3 का मतलब होता है 33 है 1/3%। तो ये ऐसे करके 1/20 का मान आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करें।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा यदि एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 9% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 3762 रुपया, तो राशि क्या होगी? यानी क्या दे रखा है? ब्याज दे रखा है 3762 रुपया 9% के लिए। अब आपको बता दें कि अगर चक्रवृद्धि ब्याज 9% का 2 वर्ष के लिए लग रहा है, कितने के लिए? 2 वर्ष के लिए, तो आपको फार्मूला पता है a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। तो उसी तरीके से अगर हम प्रभावी परसेंटेज निकालना 9% का 2 वर्ष के लिए, तो आपको क्या हो जाएगा? ये 9 प्लस 9 प्लस 9 गुणे 9 बट्टा 100, तो कितना हो जाएगा? ये 18.981 और भाग देंगे तो 0.81 आ जाएगा। यही ना होगा आपका। यानी आपको 9% का अगर ये साधारण ब्याज रहता तब तो केवल 18% होता, लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का 9% का 2 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा? 18.81%। और यही किसके बराबर है? तो यही 3762 रुपए के बराबर है। अर्थात हम यहाँ पर क्या कर देंगे कि 18.81 बराबर 3762। तो क्या पूछ रहा है? तो राशि बताइए, राशि कितनी होती? तो कोई भी राशि हमेशा कितनी होती है? 100% ना होती है। तो 100% राशि कर लीजिए ज्ञात, यानी 100 बराबर तब कितना हो जाएगा? क्योंकि ये ब्याज है और यही ब्याज इसके बराबर दे रखा, तो 100 बराबर कितना? तो क्या कर लेंगे? 3762 गुणा 100 बटा 18.81। अगर हम ऊपर नीचे 100 का गुणा कर दें तो ये दशमलव हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा? अर्थात ये दशमलव हट जाएगा तो ये 100 भी हट जाएगा गुणा करके। तो ये देखिए जरा से कितनी बार में कट जाएगा? ये 2 बार में कट रहा है क्या? हाँ, 2 1 का नाम 2 2 8 16। ठीक है, ये कितनी बार में कट रहा है? 2 बार में। और ये कितना हो गया? अर्थात आपका आ गया 20,000 रुपया। कितना आ गया? 20,000 रुपया। ये आपका क्या था? ये आपका मूलधन था, यानी आपका ये जो राशि है वो थी। ठीक है। अगर मिश्र धन पूछता तब क्या होता? तो मिश्र धन, मूलधन कितना है? 100 और मिश्र धन कितना है? 18.81%। तो कुल ले देकर के कितना? 118.81%। ये आपका मिश्र धन है। अर्थात वही 20,000 में 3762 रुपये जोड़ देते तो आपका मिश्र धन प्राप्त हो जाता ना। चलिए, और एक तरीके से और भी लगा सकते हैं, जो आपको पता है कि a बराबर आप लगाते हैं ना P1 प्लस R/100 पर लगाते हैं। ठीक है ना। यहाँ से P की वैल्यू दे रखा, सॉरी P की तो वैल्यू ज्ञात करनी है ना, P की वैल्यू तो ज्ञात करनी है। यहाँ पर ब्याज वाला फार्मूला लगा सकते हैं, यानी ब्याज A का वैल्यू क्या होता है? P × 1 + R/100। और अगर वही ब्याज की बात करो तो ब्याज बराबर क्या होता है? A - P होता है। ये होता है, यानी मिश्रधन माइनस मूलधन होता है। तो ब्याज की वैल्यू क्या ज्ञात कर लेंगे? A - P। तो फिर यहाँ पर रख दीजिए तो आपका ये ज्ञात हो जाएगा। क्या? यहाँ पर P1 + R/100 - P = ब्याज दे रखा है। P की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। R की वैल्यू क्या है पता है आपको? 8 कितना 9% है और N की वैल्यू है 2। आप उसके भी उस तरीके से भी लगा सकते हैं, इस तरीके से आसानी से लग जाएगा। ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। हाँ, अगला देखिए जरा क्या करा। एक राशि पर 5 वर्षों में 8% की दर से 3040 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष है। तो ये बताइए, एक वर्ष का 8% तो 5 वर्ष का कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 40% हो जाएगा, होना जाएगा। साधारण ब्याज में कोई दिक्कत ही नहीं होता, वही रेट हमेशा हर साल चलता है। तो 5 वर्षों में 8% के हिसाब से हो जाएगा 40%। और यही ब्याजवा कितना दे रखा है? 3040 के बराबर। तो पूछ रहा है राशि बताओ, तो राशि आपके पास 100% है। तो 40% बराबर अगर इतना तो 100% बराबर कितना? तो 340 गुणे 100/40 है ना, हो जाएगा। तो 20 दूना 40, अब 20 बच्चे 100, 3 से इसको काट देंगे, कितनी बार में कट जाएगा? 1520 बार में कट जाएगा ना। 2 1 का नाम 2, 15 में 30, हाँ 2 दूना 4। अब ये 0 हो जाएगा। 5 दूना 10, 1 आया, 5 5 25, 1 26 और 5 का नाम 5 2 7, 7600 रुपया। क्या होगा? 7600 रुपया आपके पास राशि होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप साधारण ब्याज के फार्मूले से भी लगा सकते हैं। ठीक है, जो होता है ना ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जरा देखिए क्या कर रहा है
कि ए कार्य के 2/5 भाग को 6 दिनों में करता है और बी उसी कार्य का 30%, 30% का मतलब क्या होता है 3/10 भाग, 30/100 अर्थात 3/10 भाग, 3/10 भाग को 3 दिनों में करता है। 4 दिनों तक वे 7 कार्य करते हैं। कितने दिनों तक? 4 दिनों तक। और शेष कार्य के लिए सी द्वारा 6 दिनों में किया जाता है, यानी जो काम बच रहा है वो 6 दिनों में किया जाता है। तो वही कह रहा है कि बी और सी कार्य का 70% भाग कितने दिन में करेंगे। अब देखिए खूब क्वेश्चन को घुमा रहा है, ये लग रहा होगा, और ऐसे ही क्वेश्चन को बढ़ा देकर के हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। यही छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन को अगर एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे तो उसका आंसर हमको मिलता जाएगा। आइए देखिए कैसे मिलता जाएगा। बात करें अगर ए का, तो ये क्या कर रहा है 2/5 भाग 6 दिनों में कर रहा है, यानी तो अगर हम कहें कि 2/5 भाग 6 दिनों में, तो एक काम, क्योंकि काम पूरा होता है तो क्या होता है 6 और ये उल्टा हो जाता है, यानी कितना हो जाता है 5/2। तो ये हम क्या करते हैं, इसका मतलब है कि जब हम दिन ज्ञात करते हैं तो जो भाग दिया रहता है उसी को उल्टा कर देते हैं। तो 2 3 6, यानी ये कितने दिन में करेगा 15 दिन में करेगा। कितने दिन में? 15 दिन में पूरे काम को। अगर बी की बात करें तो बी क्या कर रहा है, उसी कार्य को 30% भाग, और कितने दिन में कर रहा, 3 दिनों में। तो हमने क्या बोला, उल्टा कर देंगे तो 100/30 हो जाएगा ना। तो इससे कट गया, इससे कट गया, ये कितना आया 10 दिन में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यानी जब भाग देता तो उसको हम उल्टा कर देते और दिन में गुणा कर देते हैं, तो पता चल जाता है कि कुल कार्य कितने में दिन में किया है। क्लियर? क्लियर है। अब जरा देखिए ए और बी को काम करा लीजिए, इनका कुल काम कितना हुआ, एलसीएम ज्ञात कर लेंगे तो 30 इनका कुल काम हुआ, 15 और 10 का एलसीएम 30 ना होगा, 30 हो गया इनका कुल काम। अब जरा देखिए इसको क्या कर दीजिए, भाग दे देंगे तो हमको क्या ज्ञात हो जाता है, क्षमता। क्योंकि आपको पता है कि क्षमता बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे कि कार्य बटा समय होता है। तो कार्य बटा समय इक्वल टू क्षमता, कार्य बटा समय इक्वल टू क्षमता। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहां तक हो गया। अब क्या करा, अब अगला लाइन पढ़िएगा। वे 4 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। कौन? वे माने कौन, ए और बी। तो ये एक दिन में 2 काम करता है और ये एक दिन में 3 काम करता है, तो दोनों मिलाकर के एक दिन में कितने काम कर रहे हैं अगर देखा जाए तो 5 काम कर रहे हैं, और 4 दिन तो 7 काम किए हैं। तो इसका मतलब है कि 4 × 5 अर्थात 20 काम हो चुका है। 20 काम क्या हुआ, कर चुके 4 दिन में। कौन कौन? ए और बी। तो शेष काम कितना, तो शेष काम आप कहेंगे 30 - 20 अर्थात 10 काम। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब आगे पढ़िए। कह रहा शेष कार्य अकेले सी द्वारा 6 दिनों में किया जाता है। तो बी और सी द्वारा मूल कार्य का 70%, मूल कार्य कितना 30 है, इसी का 70% कितने दिन में किया जाएगा। इसका मतलब है कि देखिए हमको ए की क्षमता मिली है, बी की क्षमता मिली है, लेकिन सी की क्षमता नहीं मिली है, तो इसका भी ज्ञात कर लेते हैं क्षमता। अब जरा बताए क्षमता ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, कार्य बटा समय। तो कार्य कितना है 10 ना बचा है सी के लिए, तो 10 बटा समय कितने दिन में कर रहा है 6 दिन में। तो 2 3 6 2 5 10, यानी कितना आया 5/3 इसकी आ गया क्षमता। किसकी? सी की। ये सी की क्षमता है, ठीक है ना, सी की क्षमता है। कोई दिक्कत यहाँ पर? बिल्कुल नहीं। अब करा बी और सी मूल कार्य का 70%, मूल कार्य कितना है 30 है, तो 30 का 70% ज्ञात कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 21, यानी 21 काम को बी और सी द्वारा कहा जा रहा है ना। तो 21 काम को बी और सी द्वारा कितने दिन में करेंगे, तो जरा बताइए। अगर क्षमता बराबर होता कार्य बटे समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, तो आप क्या कहेंगे कि कार्य बटा क्षमता हो जाएगा। कार्य कितना है 21 है, क्योंकि हमको 21 काम करना है, और बी और सी की क्षमता, तो बी की क्षमता है 3 और सी की क्षमता है 5/3, तो क्या हो जाएगा 5 + 5/3। कोई दिक्कत हो तो बताएं। नहीं। अब देखिए 5 × 3 = 15, अब 15 × 5 = 20, और ये 3 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 21 × 3/20। कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखिए क्या हो जाएगा, ये कटेगा किसी से, यहाँ पर 2 × 5 = 10, 2 3 6, ठीक है 5/3। तो बी और सी की क्षमता, अरे सॉरी यहाँ पर हम एक गलती कर रहे हैं ना, यहाँ पर गलती। देखिए बी की क्षमता कितनी है 3 है ना, तो 3 + 5 यानी 3 × 3 = 9, 5 = 14, और 14/3 तो यहाँ पर 14 हो जाएगा, 5 लिख दिए थे है ना। चलिए तो अब कितना हो जाएगा 7 दूना 14, सॉरी 7 × 3 = 21, और 7 दूना 14, तो 3 दूना कितना हो गया, ये 3 × 3 = 9, अब बटा 2, और 9/2 को क्या कहते हैं 401/2 दिन में करेगा। बस
यानी हमको क्या याद करना था अंत में, बी और सी मूल कार्य के 70%, तो मूल कार्य का 70% 21 हो गया। और हमको चाहिए थे बी और सी की क्षमता, तो बी की क्षमता 3 है और सी की क्षमता है 5/3, तो 3 + 5/3 कर दिए, इसी को सॉल्व कर दिए, 4 से 1/2 3 आ गया। बताइए, इसका मतलब है कि इसको क्या करना था, बस जो जो वो कर रहा था उसी तरीके से काम करना था। तो इसका आंसर क्या है आपका, 4 सही 1/2। ठीक है, चलिए चीजें समझ में आए कि नहीं। तो सवाल देखने से तो बड़ा लग रहा है, और इस बार बोल भी रहे हैं कि जीडी में आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप समय बचाइए और मैथ जल्दी से लगाइए, क्योंकि 80 क्वेश्चन है और आपके पास टाइम कितने हैं, 1 घंटे हैं। ठीक है ना, तो 80 क्वेश्चन 1 घंटे, तो आपको समय बचाना पड़ेगा, और समय बचाएंगे तो ही जाकर के आप बाकी चीज़ों को कर पाएंगे। अब बताइए, मैथ में 20 क्वेश्चन में अगर आप लगा देंगे, अगर 40 मिनट, एक क्वेश्चन को 2-2 मिनट देना शुरू कर देंगे, 1.5 मिनट देना शुरू कर देंगे, तो फिर तो आप आगे कैसे करेंगे। यानी आपके पास अभी भी मौका है, आप मैथ की प्रैक्टिस ज़्यादा करिए, एक टेस्ट जरूर दीजिए, आपका समय जरूर बचेगा। बाकी आपकी जो भी तैयारी है प्रीवियस जो, यानी आज तक जो पढ़े हैं उसको रिवीजन जरूर करिए। ठीक है ना, रिवीजन बहुत जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करा जाए, जरा अगला देखिए क्या कर रहा है, करा 4, 6, 8, 12 और x का औसत 7 है। किसका 4, 6 है ना, हाँ, 8, 12 और x का औसत 7, तो ये लोग हैं 5 लोग, तो 7 × 5 हो जाएगा 35। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि योग बराबर क्या होता है, औसत गुणे संख्या। तो औसत कितना था, 7 था, और संख्या कितनी थी, 5 थी, तो 7 × 5 = 35 हो गया, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको x की वैल्यू यहाँ पर याद कर ले, तो 12, 8, 20, अब 20, 26, 4, 30, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए आगे, अब कह रहा है x 9, 13, 15 और y का औसत 9 है। तो x को तो हमको पता चल गया, यानी 5 + 9 + 13 + 15 और प्लस y, ये कितने लोग हैं, ये भी 5 लोग हैं, और इनका औसत है 9, 9 × 5 = 45 हो गया। तो ये जरा जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, ये 15, 5, 20 और 20, 9, 29 और 29, 3, 43, ये कितना हो गया, 29, 3, 32 और 10, 42, यानी 42 हो गया। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 - 42 अर्थात 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, यानी x की वैल्यू भी मिल गई हमको, y की भी वैल्यू मिल गई। अब देखते पूछ क्या रहा है, 2x - 3y का वैल्यू बताइए, 2x - 3y, तो क्या हो जाएगा, 2 × 5 - 3 × 3 10, और 3 में से 3 × 3 = 9, यानी कितना आया, 1 आया। आंसर आपका 1, यानी 2x - 3y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या किया, x की वैल्यू यहाँ पर रखा, फिर x का वैल्यू रख करके y का वैल्यू ज्ञात किया, फिर जो पूछा बता दिया, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जरा से क्या करा, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद इसे 120 रुपया में बेचा जाता है। कितने रुपए में, 120 रुपये में बेचा जाता है। करा यदि छूट नहीं दी जाती तो लाभ 20% होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो आपको अगर क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो ये बताए 120 रुपये में बेच रहा है, तो अगर इसका हम छूट ज्ञात करें तो 100/80 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि हमको क्या ज्ञात करना है यहाँ पर, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य अगर हम ज्ञात करते हैं तो इस पर छूट दे रहेगा, तो 100/80 100 × 180, और उसी पर क्या हो रहा है, 20% का लाभ भी लिया जा रहा है क्रय मूल्य पर, तो बेचा जा रहा है, तो ये हो जाएगा 100/120। तो एक लाइन में आप लगा सकते हैं, 20 को 80 या 20 × 5 100, और 4 से 25 बार में कट जाएगा, और 25 × 5 125, यानी अर्थात आपका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 125। और इसके बाद से कॉन्सेप्ट क्या है उसको भी हम समझा देते हैं। जरा कॉन्सेप्ट देखिए, अंकित मूल्य पर हमेशा क्या दिया जाता है, छूट दिया जाता है। तो अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस छूट बटा 100 होता है, और यही क्या होता है, क्रय गुणे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बटा 100 होता है। ये भी एक प्रकार का विक्रय मूल्य होता है कि नहीं। अरे भैया क्रम पर ही अब लाभ या हानि होता तो वही तो विक्रय मूल्य होता है, और ये भी एक प्रकार का क्या होता है, विक्रय मूल्य ही तो होता है। तो यही कॉन्सेप्ट है, विक्रय बराबर विक्रय, और ये फार्मूला आपका एक तो याद हो जाता तब वहां से। अब जरा देखिए आपको क्या ज्ञात करना है, अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद 120 रुपये में बेचा जाता है। इसका मतलब सबसे पहले अगर हम इसको विक्रय मूल्य को ज्ञात कर लें
तो हम क्या ज्ञात कर लेंगे, 120 रुपये में बेचा जाता तो 120 गुणे 100/80 ज्ञात कर लेंगे। 20 चौको 80, 20 पच्चे 100 और ये 30 बार में कट जाएगा तो कितना आ गया आपका 150 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया। अब अगर आया कि 150 रुपया आपका आ गया, अब अगर आया यदि छूट नहीं दी जाती यानी हमको अंकित मूल्य क्या मिल गया 150 रुपया मिल गया ना, तो जरा देखिए अब हम इसको रख लेंगे। तो एक छूट नहीं दी जाती, नहीं 150 गुणे छूट नहीं दी जाती है, इसका मतलब है कि छूट शून्य है। तो क्या हो जाएगा 100 में से शून्य जा 100 और ये 100 से 100 कट जाएगा तो ये तो 100 ही रह जाएगा ना। 100 में से 0 जा 100। क्रय ज्ञात करना है तो क्रय ज्ञात कर लीजिए गुणे 100 प्लस लाभ, यहाँ पर लाभ हो रहा है ना तो लाभ लिखेंगे यानी प्लस में, तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। बस अब इसको काट लीजिए। 40 तिहाई 120 और सॉरी 30 चौको 30 से काटिए है ना, 30 चौको 120 और 30 पच्चे और ये 4 25 संयम कटेगा, 25 पच्चे 125 यानी 125 आपका क्या आ गया क्रय आ गया। बोलिए कोई दिक्कत है नहीं। तो बस, और आप एक लाइन में लगाना चाहें तो क्रय डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब बात करें अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन जरा देखिए क्या कर रहा है। कह रहा एक व्यक्ति 2 वस्तुओं को प्रति 9180 रुपये में बेचता है, बेच रहा है, ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है बेच रहा है। उसे एक वस्तु पर 8% का लाभ होता है और दूसरे पर 15% की हानि होती, तो कुल लाभ या हानि बताओ। यानी 9180 रुपया में प्रति वस्तु को बेच रहा है, तो अगर हम एक वस्तु को 9180 तो 2 वस्तुओं का दाम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 गुणे 9180 अर्थात कितना हो जाएगा 2 8 16 और 2 1 9 2 1 3 और 2 9 18,360 रुपया उसका विक्रय मूल्य हुआ यानी एसपी हुआ ना। चलिए अब देखिए क्या कर रहा है, पहले वस्तु पर 8% का लाभ हो रहा है, तो अगर हमको क्रय ज्ञात करना है पहले वस्तु का, पहला वस्तु मान लेते हैं ए है, तो 9180 पर क्या हो रहा है 8% लाभ यानी 100/108 कर देंगे। ऐसा ना क्रय मूल्य ज्ञात कर होता है। तो हम ए का क्या ज्ञात कर रहे हैं, हम ए का कास्ट प्राइस ज्ञात कर रहे हैं यानी क्रय मूल्य ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जरा इसको देखिए क्या हो जाएगा, ये किससे कट जाएगा 9 से कट जाएगा, 9 1 9 9 दूना 18, 9 1 9 9 0 9 दूना 18, ठीक है। और ये किससे कट जाएगा 12 4 से काट दें इसको, 4 तिहाई 12 और 4 दूना 8 2 आया और 4 पच्चे 20 4 पच्चे 20 है ना। 3 से काट देते हैं तो 3 8 24 और 1 आ 3 5 15 यानी 85 बार में कट गया, यानी कितना आ गया 85 गुणे 100 यानी 8500 आ गया। ये वस्तु ए का क्रय मूल्य आ गया। अब वस्तु बी का क्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। वस्तु बी का क्रय मूल्य क्या है 9180, तो इसका सेलिंग प्राइस है और हमको क्या हो रहा है अगले पर 15% की हानि हो रही है, तो 100/85। और जरा देखिए ये 85 बार में कटाना 108 से, तो ये 85 वाला अगर इसको काटेगा तो शायद ये 108 बार में कटे, शायद क्या कन्फर्म 108 बार में कटेगा है ना। तो कितना हो जाएगा ये 108 और ये 00 लगा देंगे, ये इसका हो गया बी का क्रय मूल्य हो गया। अब हम ए और बी के क्रय मूल्य को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, यानी 10,800 प्लस 8500, तो ये हो जाएगा 0 0 8 5 13 8 1 9 और ये यानी 19,300 रुपया हमारा क्या है क्रय है। क्या है क्रय। अब बेचे हम कितना 18,360 रुपया में, तो जाहिर सी बात हमको क्या हो रहा है नुकसान हो रहा है ना। 19,300 रुपया हम खरीदे बेचे 18,360 में, तो नुकसान हो रहा है। कितना नुकसान हो रहा है, तो क्या कर देंगे हम 19,300 में से इसको घटा दीजिए जरा सा, 18,360 घटाइए 0, ये कितना हुआ 4 और ये 12 में से 3 जा 9, ये 940 रुपया, यानी 940 रुपया की क्या हो रही है हानि हो रही है। यानी वही पूछ रहा था, परसेंटेज पूछता तो क्या करते 940 बटे 19,300 गुणे 100, ये परसेंटेज हो जाता है ना। तो 940 बस। तो क्या करना था वही कि ये हमको सेलिंग प्राइस पता चल गया दो वस्तुओं का 18,360, क्योंकि एक का इतना था। और उसके बाद से क्या करना था, हमको 8% का लाभ हो रहा था तो क्रय ज्ञात कर लिए पहले का, फिर 15% हानि हो रहा था दूसरे का क्रय ज्ञात कर लिए, फिर दोनों को हमने क्या कर लिया ऐड कर दिया। जब दोनों को ऐड कर दिया तो जरा बताइए उसके बाद से क्या आया
क्रयमूल्य हमारा आ गया दोनों वस्तुओं का, विक्रय मूल्य हमको पता था, घटा दिए तो पता चल गया कि हमको क्या हो रहा था, हानि हो रहा था यहाँ पर, है ना। चलिए, यानी खरीदे ज़्यादा में और बेचे कम में तो हानि ही तो होगा। हाँ, अगला सवाल देखिए, अच्छा सवाल है। करा वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो 2675 और 2320 को विभाजित करने पर शेषफल 5 बचे। क्या करा, 2675 एक संख्या है और एक है 2320। अब जब अभी क्या शेषफल क्रमशः 5 बचे या जो भी बचे, तो जो शेषफल बचता है उसको उसमें से माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, माइनस। तो हो जाएगा 2670 और ये हो जाएगा 2314। पहली बात समझ में आई। क्या करना है, जो शेषफल बचेगा उसको उससे माइनस कर देना है और उसका ज्ञात कर लेना है मौसत। तो कैसे ज्ञात होगा जरा देखिए। तो 2314 से भाग मेथड से हम आपको बता दे रहे हैं 2670। ये कितनी बार में कटेगा, ये एक बार में कटेगा। तो क्या हो जाएगा, ये 2314, ये कितना आया 6 ना, और ये 6 में से 1 5 और ये 3। फिर इससे काटिए, फिर जब इससे काटेंगे तो ये वाला यहाँ पर संख्या उतारेंगे, यानी 2314। ये कितनी बार में कट जाएगा, 6 बार में। देखिए 6 6 के 36 के 6, 3 आया, 6 5 30 3 33 और 6 3 1 18 3 21। 14 में से 6 8 हो जाएगा और 10 में से 3 7 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बचा है, 2 बचा, 2 में से 1 आ जाएगा। अब 178 से किसको काटेंगे, जो यहाँ पर है, यानी 356। और ये कितनी बार में कट जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा। 2 8 16, 2 7 14 15, 2 1 9 2 1 3। हाँ, और जिस संख्या से कट जाएगा वही उसका क्या क्या होता है, मौसा होता है। तो इसका आंसर आपको मिल चुका है क्या, 178। 178 ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बस। यानी क्या करना है, ऐसे में सवाल में जब भी शेष बचे तो उसको शेष को माइनस कर देंगे और उसका ज्ञात कर लेंगे मौस, और भाग मेथड आपको पता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है। इस सवाल को ना तो आप ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, तो आप ऑप्शन मेथड भी तैयार रखिए। ठीक ना, आपको हर तरीके से तैयार होना है एग्जाम में। ठीक है, देखिए क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 9:5 है। अच्छी बात है। यदि बड़ी संख्या में से 8 जोड़ा जाए, छोटी में से 4 घटा जाए तो बड़ी संख्या छोटी संख्या की दुगनी हो जाती है। तो बड़ी संख्या बताइए। कुछ ऐसा सवाल है। जरा देखिए एक ठो बात, 9 और 5 के अनुपात में बड़ी संख्या जाहिर सी बात है यही है और छोटी ये है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा बड़ी ज्ञात करिए, बड़ी संख्या ज्ञात करिए। ऑप्शन आपका क्या है, 110 है, 104 है, 144 है और 114 है। एक बात बताइए, जो भी बड़ी संख्या होगी वो 9 के रेशियो में होगी कि नहीं होगी। तो 9 के रेशियो में होने का मतलब है कि 9 से वो कटेगी, यानी 9 से विभाजित होगी। तो 9 से इसमें से विभाजित कौन होगा, तो 9 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, सभी अंकों को जोड़ दो और अगर अंकों का योग 9 से कट रहा है तो वो संख्या भी 9 से कट जाएगी। तो जरा बताइए, 1 1 2 कटेगा, नहीं कटेगा। 4 1 5 कटेगा, नहीं कटेगा। 4 4 8 1 9 कटेगा, बिल्कुल कटेगा, यही सही है। 4 1 5 1 6, ये भी गलत है। एक तो आप ऑप्शन से तुरंत देख करके बता सकते हैं अगर आपको 9 का नियम पता होता। समझ में आ रहा बात, यानी आपको बड़ी संख्या पूछ रहा था तो 9 के रेशियो में जा रहा है और 9 के रेशियो में केवल और केवल यही एक ऑप्शन जा रहा है। ये ऑप्शन से आप लगा सकते हैं। बाकी रही लगाने का मेथड, जरा ये देखते हैं। कह रहा बड़ी संख्या में से 8 जोड़ दिया जाए तो बड़ी संख्या हो गई, मान लेते हैं यहाँ पर 9x और ये हो गई 5x। तो क्या कर रहा है, 9x में 8 जोड़ दीजिए, अच्छी बात जोड़ दे रहे हैं, और छोटी में से 4 घटा दीजिए, यानी 5x में से 4 घटा दे रहे हैं, क्या दिक्कत है। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या की 2 गुनी हो जाती है। हो जाने का मतलब होता है बराबर, और ये इसका हो जा रहा है 2 गुना, छोटी का 2 गुना, छोटी का 2 गुना, बड़ी ये वाली हो जा रही है। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 9x धन 8 बराबर 5 दूना 10x माइनस 8। ये उधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो 9x 10x से घटेगा तो 1 और 8 8 16, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 16। और क्या पूछ रहा, बड़ी संख्या, तो 16 9 144। बस। अगर वही पूछता छोटी संख्या तो 16 25 80, ये छोटी संख्या हो जाती। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए, तो इसको आप ऑप्शन से भी लगा सकते थे। अब अगला फल देखते हैं। हाँ, अगला फल देखिए, अच्छा सवाल है। कह रहा है 9 और 36 का तृतीयानुपाती बताइए। तो देखिए, कभी भी अगर तृतीयानुपाती पूछेगा, क्या तृतीयानुपाती,
और मध्यानुपाती में अंतर है। अगर यहीं पर मध्यानुपाती पूछता तो बात अलग होती है। तृतीयानुपाती देखिए क्या होता है, 9 और 36 का कराना तो देखिए कैसे लिखेंगे, 9/36 बराबर 36/x, ये तृतीयानुपाती का नियम है। ठीक है, ये तृतीयानुपाती का नियम। और मध्यानुपाती अगर पूछता तो हम इसको क्या करते हैं, a/b बराबर b/c करते हैं, अर्थात b² बराबर ac हम करते हैं, तो b बराबर करणी में ac करते हैं, अर्थात ये 9/36 का पूछता अगर मध्यानुपाती तो करणी में हो जाता 9 × 36 और आपको आंसर मिल जाता 3। 9 से 3 बार निकलता, इससे 6 निकलता है, आपको आंसर मिल जाता 18। अगर इसमें ऑप्शन अगर 18 रहता तो आप तो मार करके निकल लेते, क्योंकि अक्सर करके मध्यानुपाती कई लोग जानते हैं लेकिन तृतीयानुपाती भूल जाते हैं, है ना। तो मत भूलिएगा, याद रखे रहेगा। इसी वजह से दोनों चीजें एक ही पास बता दे रहे हैं कि मध्यानुपाती क्या होता है और तृतीयानुपाती क्या होता है। तो जरा इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 9 चौको 36 से x इधर जाएगा, 36 इधर जाएगा, तो x बराबर 36 चौको कितना, 36 दूना 72 दूना 144, यानी 36 चौको 144 हुआ कि नहीं, यानी आपका आंसर आया 144। ठीक है ना, शुक्र था कि ऑप्शन में था नहीं, अदरवाइज आप क्या करते हैं एग्जाम हॉल में, यही तो करते हैं ना, जल्दी से मार के निकल लेते हैं। इसका आंसर आया 144। मध्यानुपाती पूछता तो 18। ठीक है, चलिए अगला फल देखिए। अगला फल भी अच्छा फल है, कराए एक विमान की गति 120 किलोमीटर प्रति मिनट है, तो मीटर पर सेकंड में ज्ञात करिए। यानी चाल कितना दिया है, 120 किलोमीटर प्रति मिनट। आइए इसको कैसे ज्ञात करते हैं, जरा इसको अच्छे से लिख लिया जाए। 120 × 1 किलोमीटर, यही ना बात होगा। अब बटे ये प्रति मिनट है, अर्थात 1 मिनट, कोई दिक्कत नहीं। यानी 120 है और 1 किलोमीटर, अब बटे 1 मिनट, तो जरा देखिए 120 × 1 किलो, इसको क्या मीटर पर सेकंड में करना, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर होते हैं, ऊपर आ गया मीटर। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड होते हैं। 60 से 2 बार में कटेगा तो कितना आ जाएगा, 2000 मीटर, और बटा सेकंड अर्थात इसी को बोलते हैं प्रति सेकंड, तो 2000 मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। ये सब तो देख करके मारने वाले सवाल हैं, है ना। यहीं पर तो समय बचाने हैं। किसके लिए समय बचाएंगे, जो थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल हैं उनके लिए समय बचाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए। कह रहा है एक कक्षा के 2 खंड ए और बी हैं, अच्छी बात है, जिसमें क्रमशः 38 और 42 छात्र हैं। ए हैं और बी हैं, छात्र कितने हैं, 38 और 42, ये है ना। हाँ, और अगर बात करें कुल कितने छात्र हुए, तो कुल कितने हुए, 8 2 10 4 3 7 1 8, कुल 80 छात्र हैं। चलिए इसका काम पड़ेगा तो देखा जाएगा। कर यदि ए खंड ए के छात्रों का औसत वजन 55 किलोग्राम है और बी के छात्रों का औसत वजन 32 किलोग्राम है, तो कक्षा के सभी छात्रों का औसत वजन ज्ञात करिए। इसका मतलब है यहाँ पर दे रखा है औसत। औसत ए का कितना है, 55 है, और बी का कितना भैया, ये है 32। अगर हम इनका कुल योग ज्ञात कर लें, यानी कुल भार कितना हो जाएगा, एक का 55 है तो 38 का कितना हो जाएगा, यानी 38 × 55, यही ना हो जाएगा। तो जरा देखिए, तो क्या हम कर लेंगे, 38 का पहाड़ा पढ़िए थोड़ा सा 5 बार, तो 38 × 55 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 190 ना। 190 के 0 और हाथ में आए 19, और फिर 38 × 55 190, और 190 में जब 19 को जोड़ेंगे तो 209 आएगा ना। हाँ 209, यानी आपका आ गया एक जो योग 209, यानी 2090। ठीक है, 2090। इसका जरा देख लीजिए, तो 32 दूना कितना होता है, 64, 64 को 4 6 है ना, और 32 दूना 64 दूना 128, और 128 से 134, ये आ गया 1344, ये आ गया ना। ठीक है, अब जरा देखिए, करा कक्षा के सभी छात्रों का औसत वजन ज्ञात करिए। तो कक्षा के सभी छात्रों का औसत योग कितना हो गया, अगर कुल योग की बात करें तो ये हो गया 4 और 9 4 13 और 3 1 4 और 2 1 3, ये कुल योग हो गया। और कितने लड़के हैं, 80 लड़के हैं, तो इनका औसत क्या होगा, योग बटा संख्या, यानी इससे 80 से भाग दे दीजिए, यही आपका आंसर होने वाला है। तो जरा 8 से इसको काट दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये कितनी बार में कटेगा, 8 चौको 32, 2 आया, और ये कितना हो गया, 23 हुआ ना, तो 8 दूना 16, और कितना हो गया 7 7 बचा ना, 74, 8 9 72, और कितना आया 2 बचा, और फिर 8 दूना 16, 4 8 25 40। ठीक है ना, ये हो गया
यहाँ पर दशमलव था, अब बटे 10 तो बचा होगा, ये 10 तो बचा है ना, 8 से ही काट रहे हैं ना, और जब ये 10 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 42.925, यानी आपका आंसर हो जाएगा 42.925। इसको काट लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो ये समझ में आया। तो जब कक्षा का योग ज्ञात करते हैं तो पूरा का पूरा कैसे ज्ञात करते हैं, इन दोनों का गुणा कर दीजिए, कुल योग आ गया, इनका भी गुणा कर दीजिए, कुल योग आ गया, दोनों को ऐड करके कुल 80 लड़के हैं ना कक्षा में, कुल की बात कर रहा था। इसका आंसर आ गया आपका 42.925। अगला सवाल जरा देखिए क्या कर रहा है। एक कार की कीमत में 5% की वृद्धि होती है जबकि उसके बिक्री में 16% की कमी, यानी जो 5% की वृद्धि हुआ तब तक वो फिर बेचा तो 16% की क्या हो गया, कमी हो गया, लॉस हो गया, नुकसान हो गया उसको। करा कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करिए। तो आपको पता है ना कि प्रभावी परसेंटेज क्या होता है, a + b + ab / 100। और यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या है, पहला प्लस है ना, फायदा हो रहा तो प्लस, नुकसान हो रहा तो माइनस, और प्लस और माइनस का गुणा हो जाएगा -5 × 16/100। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। अब ये देखिए जरा से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -11 और ये क्या हो जाएगा 16 × 5 = 80, तो -80/100, 20 × 4 = 80, 20 × 25 = 100, तो क्या हो जाएगा ये -11 और क्या हो जाएगा 0.8, दोनों को ऐड कर लेंगे तो -11.8%, और माइनस का मतलब है कि हानि हो रहा है, यानी 11.8% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी परसेंटेज में, ठीक है ना। चलिए ये तो इजी था ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, ये उम्र संबंधी वाला प्रश्न है जहां पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है। जरा देखिएगा इस सवाल को, क्या करा है, 5 वर्ष पूर्व ए बी सी की आयु का अनुपात 4, 5 और 7 है। क्या है, ए बी और सी हैं। आप 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, ध्यान से समझिएगा। तो 5 वर्ष पूर्व का अनुपात है 4, 5, 7, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर हम बात करें, अगर हम इसको ऐसे मान लें, इसका मतलब है कि ये क्या है, ये 4x के रूप में है, ये 5x के रूप में है और ये 7x के रूप में, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, कहेंगे ना। 5 वर्ष पूर्व ये इनकी आयु का अनुपात था और ये उनकी उसके मान है, यानी 4x, 5x और 7x इनका है 5 वर्ष पहले। अब क्या कर रहा है कि उनकी वर्तमान आयु का योग 135 वर्ष है। वर्तमान आयु 5 वर्ष पूर्व इतना था, तो ये बताइए वर्तमान कितना हो जाएगा। तो आप बताइए, अगर हम आपसे पूछे कि 5 साल पहले आप 15 वर्ष के थे तो अब कितना हो जाएंगे, तो आप 5 साल में जोड़ेंगे, यानी 20 वर्ष, यानी 15 धन 5, यानी 4x + 5, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व ये था, वर्तमान धन 5, ये क्या हो जाएगा 5x धन 5, ये वर्तमान है 7x धन 5, और इन्हीं की आयु का योग दे रखा है 135। तो आइए जरा 135 हम लोग रख लेते हैं, यानी 4x धन 5 जोड़ लें इसको, प्लस 5x धन 5 धन 7x धन 5, और इन्हीं का योग दे रखा है 135। 4, 5, 9, 7, 16x और 5, 5, 15, सॉरी 5, 5, 10, 5, 15, और उधर जाएगा तो -15 हो जाएगा, -15 करेंगे तो 120 हो जाएगा, कोई दिक्कत। 4 चौको 16 और 4 3 12, 30 आया, 2 दूना 4, 2 15, ये इतना, यानी x बराबर कितना आया 15/2, ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। चलिए अब देखते पूछ क्या रहा है, 3 वर्ष बाद बी और सी की आयु का योग कितना होगा। 3 वर्ष बाद, ध्यान से समझिए, ये वर्तमान था, अब यहाँ से अगर हम 3 वर्ष बाद कहें तो अब क्या कहेंगे, आप ये नहीं कहेंगे 4x धन 5 ये वर्तमान है धन 3, ये 5x धन 5 ये वर्तमान है धन 3, ये 7x धन 5 वर्तमान है धन 3, तो 3 वर्ष बाद हो जाएगा इनकी आयु, यानी 3 वर्ष बाद इनकी आयु ये है, इसकी ये है बी की और सी की ये है, यही ना है, हाँ यही है। अब क्या करा, बी और सी की आयु का योग बताओ, तो जरा देखिए बी और सी की आयु का योग होगा कितना हो जाएगा, तो इसको जरा जोड़िए, 5 3 8, 5 3 8 8 8 16 हो गया, और 7 5 12x, यानी कहीं न कहीं की जो बी और सी की आयु का योग है वो रहा 12x + 16 हो रहा है ना। 5 5 7 5 12, 5 3 8 8 16, यही हो रहा है। अब 12 गुना x की वैल्यू कितनी है 15/2 और प्लस 16, 2 छक्के 12, 15 छक्के 90, और 90 16 106, यानी बी और सी की आयु का योग कितना होगा 106 वर्ष होगा, कोई दिक्कत
नहीं है। यानी आपको बस x की वैल्यू मिलना था और यहाँ पर इन दोनों को ऐड करके x की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। बस जो कर रहा था उसको आप करते जाइए, है ना। चलिए, तो इस सवाल में क्या था, थोड़ा सा कैलकुलेशन था, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा था कि 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पहले की क्या बात वो करना चाह रहा है आखिर ले दे करके, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए जरा क्या कर रहा है। एक त्रिभुज की भुजाओं का माप है 21 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर। इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। देखिए भुजाओं का माप दे रखा है 21, 35 और 28। इसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या, यानी मान लेते हैं कि ये कोई जो त्रिभुज, और अच्छा एक बात और बता दें हम आपको कि ये जो त्रिभुज है ना पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब इसका जो कोण है वो कितना है, वो है 35, और इसका कोई एक भुजा है, अगर हम इसको मान लें 21 तो ये कितना हो जाएगा 28। अब कैसे पता चला ये हम आपको ये बता दें। आपको बताइए 3, 4, 5 पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है कि नहीं करता, तो आप कहेंगे बिल्कुल करता है। तो ज़रा देखिए ये कितना है, अगर हम इसको 5 माने, 5 कौन होता है ना, तो इसको हम इस रूप से लिख सकते हैं 5 × 7, तो आप कहेंगे बिल्कुल। फिर इसको देखिए ज़रा सा कहीं 7, ये 4 × 7 के रूप में है कि नहीं है, बिल्कुल है। ये बताया 3 × 7 के रूप में है कि नहीं है, यानी 3, 4, 5 और रेशियो 7 जा रहा सबका, है ना। इसका मतलब क्लियर हो गया कि ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम को ये फॉलो कर रहा था ये, यानी ये एक समकोण त्रिभुज है। और क्या पूछ रहा है, इसी के अंदर अगर हम वृत्त बनाएं तो वही कह रहा है इसकी त्रिज्या कितनी होगी, इसी की त्रिज्या पूछ रहा है। तो इसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या, अगर यहीं पर बाह्यवृत्त की त्रिज्या पूछता ना, अगर कभी भी ध्यान रखिएगा पाइथागोरस थ्योरम में अगर बाह्यवृत्त की त्रिज्या पूछे तो हम आपको बता दे रहे हैं जो होता है कोण का सीधा सीधा आधा हो जाता है, यानी कितना हो जाता है 17 से 1/2, यानी 17.5 हो जाता है। हमने क्या बोला, अगर बाह्यवृत्त त्रिज्या, यानी बाह्यवृत्त, ये है बाह्यवृत्त, ये बाह्यवृत्त है, सही से वृत्त नहीं बन पाया, इसको समझ लीजिएगा कि अगर बाह्यवृत्त अगर बनाया जाता तो अगर उसकी त्रिज्या पूछता तो कभी भी जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है उसका कोण का आधा ही बाह्यवृत्त की त्रिज्या होती है। इसका मतलब 35 का आधा 17.5, देख करके उत्तर आप बता सकते थे अगर यहाँ पर बाह्यवृत्त की त्रिज्या पूछता है। लेकिन बाह्यवृत्त की त्रिज्या नहीं पूछ रहा था तो कोई बात नहीं, R बराबर होता है डेल्टा बटे यस होता है, और जहां पर डेल्टा क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, और यस क्या होता है, अर्ध परिमाप, क्या होता है, अर्ध परिमाप, और यस बराबर क्या होता है, A धन B धन C/2। तो जरा सबको जोड़ लीजिए, 8, 5, 13, 1, 14, 4 और 3, 2, 5, 2, 7, 1, 8, और इसका आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 42। इसका मतलब है कि यस की वैल्यू कितनी आ गई 42। और डेल्टा क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है समकोण त्रिभुज का 1/2 आधार, आधार कितना 21 गुणे ऊंचाई 28, अब बटा यस की वैल्यू कितनी है 42। कोई दिक्कत नहीं, ये 2 से ये कट जाएगा 91 और 14 बार में, और 21 दूना 42 और 2 7 14, आपका आंसर आया 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसकी अंतःवृत्त की। ठीक है, बस अगर कोई भी त्रिभुज रहता तब उसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखिएगा। अगर कोई भी त्रिभुज होता है तो करणी में यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी, या ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हैं और यस क्या है अर्ध परिमाप है। आप त्रिभुज का क्षेत्रफल इस तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं। और अगर कोई भी त्रिभुज रहे, अगर उसका बाह्यवृत्त की त्रिज्या पूछेगा, ध्यान से समझिएगा, बाह्यवृत्त की अगर त्रिज्या पूछेगा तो अंतःवृत्त की त्रिज्या का फार्मूला तो यही है। अगर कोई भी त्रिभुज समकोण त्रिभुज रहेगा तब तो कोण का आधा कर देंगे, बात खत्म। लेकिन अगर कोई भी त्रिभुज रहेगा उसका बाह्यवृत्त की त्रिज्या अगर आपसे पूछे तो उसको निकालिएगा ABC बटे 4 डेल्टा। ABC का मतलब तीनों भुजाओं का गुणा कर दीजिएगा, अब बटे 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, वही गुणा कर दीजिए 4 में और भाग दे दीजिएगा, आपका बाह्यवृत्त की त्रिज्या आ जाएगा। तो फार्मूला भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, ये नोट कर लीजिएगा। और अगर वहीं पर समकोण त्रिभुज की अगर बात करता है, सॉरी समबाहु त्रिभुज की बात करता है, तो समबाहु त्रिभुज में अगर हम कहते हैं ये भुजाएं बराबर हैं और अगर इसका परिवृत्त की त्रिज्या पूछता है यानी बाह्यवृत्त की त्रिज्या पूछता है, और अगर अंतःवृत्त का त्रिज्या पूछता है तो बता दे रहे हैं अंतःवृत्त का त्रिज्या होता है A/2 करणी में 3 और इसका होता है A/ करणी में 3, ठीक है ना, क्योंकि बाह्यवृत्त की त्रिज्या क्या होती है ज्यादा और ये कम होता है। ठीक है, तो याद रखे रहिएगा। यानी अगर भुजा दे देता 5 सेंटीमीटर तो 5/ करणी में 3 हो जाता है और ये 5/2 करणी में 3 हो जाता है। ठीक है, तो फार्मूला नोट कर लीजिएगा।
चलिए, तो इसका आंसर आपको मिल गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। करा यदि दो ट्रेनें क्रमशः ए और बी से चलना शुरू करती हैं और एक दूसरे को क्रमशः 60 किलोमीटर और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती हैं और जब वे मिलती हैं, कहने का इसका क्या मतलब है कि देखिए, ये कोई स्थान ए और बी है, ठीक है ना, और एक की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा और एक की स्पीड इधर आ रही 50 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई दिक्कत नहीं है। करा जब वे मिलती हैं तो तेज ट्रेन धीमी ट्रेन की तुलना में 110 किलोमीटर अधिक चल लेती है। क्या कह रहा है? 110 किलोमीटर अधिक चलाती है। यहाँ पर एक बात है, उसको समझिएगा। सबसे पहले तेज वाली जाहिर सी बात है ज़्यादा दूरी जाएगी और कम वाली जाहिर सी बात है कम दूरी तय करेगी। लेकिन एक बात, एक हमको बात बताइए, जैसे मान लीजिए कि आप एक बगीचे में चक्कर मार रहे हैं और आप अपने छोटे भाई के साथ दौड़ रहे हैं और छोटा भाई अगर आपसे पहले निकल जाए दौड़े, मान लेते हैं हम उल्टा, मतलब आप इधर जा रहे हैं, एक राउंड ऐसे गोला है, आप इधर जा रहे हैं और छोटे भाई को आप इधर भेज रहे हैं, तो छोटा भाई कहीं कहीं यहीं तक आएगा और आप मानते हैं यहाँ से शुरू करें तो छोटा भाई यहीं तक आएगा और आप इतनी दूरी तय कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, और ये इतना दूरी तय कर लिया, तो दूरी तो आप ज़्यादा तय कर रहे हैं और ये कम तय करा, लेकिन क्या बराबर है? तो ज़रा ध्यान से लगाइएगा, समय बराबर है। क्या बराबर है? समय बराबर है। जरा देखिए ना, ये इतना समय में यहीं तक आ पाएगा और आप उतने समय में ज़्यादा नहीं चल लेंगे, आप बड़े हैं तो आप ज़्यादा चल लेंगे ना। वही वाली बतिया यहाँ भी है, यहाँ पर भी क्या बराबर होगा? समय बराबर है। यानी अगर हम कह दें ए का समय बराबर बी का समय, बोलिए कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी नहीं है। अब मान लेते हैं कि अगर ये दूरी, अगर ये x चला है तो ये जाहिर सी बात है x प्लस 110 चला है। सवाल पढ़ लीजिए, तेज ट्रेन धीमी ट्रेन की तुलना में 110 किलोमीटर अधिक चलती है। अगर ये x चल रही है दूरी, तो ये कितनी चल रही है भैया? ये 110, x प्लस 110 चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। समय बराबर है। अब आप बताइए जरा सा, समय बराबर होता क्या है? तो आप क्या कहेंगे कि दूरी बटा चाल होता है कि नहीं होता है? होता है ना। बात क्लियर हो गया है। तो क्या हो गया? दूरी कितनी है? तो दूरी आपकी कितनी है? पहले वाला x प्लस 110 बटा 40 का, और ये इसका कितनी दूरी है? x बटा 40 का। 0 से 0 कट गया, 5 इधर करिए तो 5x प्लस 11 पचे 55, 550 और 6x, ये उधर जाएगा तो x बराबर कितना आ गया? 550। अभी मिला नहीं है, अभी जो खोज रहे हैं आप मिला नहीं है। तो x बराबर कितना है? 550 किलोमीटर, यही ना। अब एक बात, अगर क्वेश्चन करता ना कि b कितनी दूरी चला है, तो आप कहते 550 चला है, क्योंकि x चला है। यानी b की कितनी दूरी? तो आप कहेंगे 550 किलोमीटर। हम कहें a की कितनी दूरी? तो x प्लस है ना, यानी 550 में 110 जोड़ेंगे, तो 550 में 110 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 660 हो जाएगा, हो ना जाएगा। तो कुल दूरियां कितनी हो जाएगी? तो क्या पूछ रहा है? ए से बी की कुल दूरी बताओ। तो 0 6 5 11 6 5 11 12 12 10 किलोमीटर कुल दूरी हो गई। और ए के द्वारा कितना? 660, बी के द्वारा 550, कुल दूरी 1210। कोई दिक्कत हो तो बताएं। क्लियर? तो एक बात आप ध्यान यहाँ पर दीजिएगा कि क्या बराबर है? जब दोनों ट्रेन एक दूसरे की ओर आती हैं और एक तेज चाल चले और एक कम चाल चले, तो समय उसके द्वारा बराबर होता है। जब समय बराबर होता है तो दूरी बटा चाल बराबर होता है, और जब दूरी बटा चाल दोनों का बराबर कर दीजिए, उसके बाद से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली ऐसे सवाल को लगाने में। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये वाला भी सवाल लग गया। अब अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल जरा देखते हैं क्या है। हाँ, ये देखिए, करा एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं 96 मीटर, 110 मीटर और 146 मीटर है, और इसका क्षेत्रफल एक समचतुर्भुज के आकार के एक खेत के क्षेत्रफल के बराबर है। इसका मतलब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वही समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है, और समचतुर्भुज का एक विकोण दे रखा है, तो पूछ रहा है दूसरा विकोण बताओ। चतुर्भुज में दो ही तो विकोण होते हैं, तो एक दिया है, दूसरा विकोण पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। भुजाएं हैं 96, 110 और 146।
अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें सबसे पहले, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी अभी हम आपको बताए हैं कि यस यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी, ये फार्मूला होता है। जहाँ एस बराबर क्या होता है भैया, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो यहाँ पर अगर हम इसको जोड़ लें तो एस की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, तो 6 6 12 2 है, और एक है 4 और एक 5 और 5 9 14, एक 15, एक आया 1 और 1 2, एक 3, अब बटा 2 कर देंगे तो 2 1 नम 2, कितना आया 2 7 14, 2 छक्के 12, यानी 176, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 176 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत हो तो बताएं, नहीं? चलिए अब देखिए जरा सा, तो त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर लें। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या कर लेंगे, करनी 176 गुना 176 में से एक घटाएंगे ना, ये वाला घटाएंगे तो 76 4 कितना 80, यानी 80 हो जाएगा। घटाएंगे तो ये बी घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 66 ना, हाँ 110 66 तो हुआ ना, 100 घटेगा, हाँ, और 146 में से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा। बस अब इसको जरा करनी से बाहर निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 11 से कट जाएगा क्या, ये 11 का नाम 11 11 छक्के 66, 16 बार में, और ये कितनी बार में, ये 5 गुणे 16 85 होता है ना, हाँ, और ये 6 गुणे 11, ये कितना हो जाता है 5 गुणे 6। जरा निकाल लीजिए, देखिए 11 किसके साथ निकल जाएगा, 11 दो है ना 11, तो 2 11 के साथ निकल जाएगा। देखिए 11 निकल गया, 16 भी निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, 5 भी निकल गया, बिल्कुल निकल गया, 6 भी निकल गया, इन लोगों का काम खत्म हो गया। यानी आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया है, 11 गुणे 16 गुणे 5 गुणे 6। बुरा मत करिए, अभी आगे भी काम है। अब जरा देखिए क्या कर रहा है कि इसका क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। और हम आपको बता दें कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 d1 गुणे d2, एक पहला भी कौन है, एक दूसरा भी कौन है। तो क्षेत्रफलवा मिल ही गया ना, तो 11 गुणे 16 गुणे 5 गुणे 6 बराबर 1/2। अब पहला विकर्ण कितना है 60 है, और दूसरा विकर्ण पूछ रहा है, समझे कि नहीं बात। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर था, और इसका फार्मूला होता है विकर्ण में 1/2 गुणे d1 गुणे d2, और इसका क्षेत्रफल कितना आया था 11 गुणे 16 गुणे 5 गुणे 6, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल वही चतुर्भुज का क्षेत्रफल। काटना शुरू कर दीजिए, 5 छक्के 30, 30 दूना 60, 2 से 2 कट गया। अब इसका 16 और 11 का गुणा कर दे, 11 छक्के 66, 6 11 का नाम 11 और 11 6 17, 176, यानी विकर्ण का लंबाई कितना हुआ 176 मीटर। मीटर में दे रखा तो मीटर, ठीक है ना। बस कोई दिक्कत हो तो बताएं। तो ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा, और त्रिभुज का क्षेत्रफल ये तो बताइए किए हैं, बाकी आपको पता है, बाकी तो कैलकुलेशन करने हैं, है ना। ये तो बोले ना आपको शुरुआत में ही कि कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आएगा तो उसके बाद से क्या करने होते हैं, कैलकुलेशन करने होते हैं। और बहुतों लोगों को कैलकुलेशन ही वहाँ पर फंसा देता है ना। चलिए अगला फल देखिए, करा एक वस्तु के मूल्य में 20% की छूट अन्य वस्तु के मूल्य में 25% की छूट के बराबर है। मान लेते हैं एक वस्तु ए है दूसरा बी है, तो ए में 20% की छूट दिया जा रहा है और बी में 25% की छूट दिया जा रहा है। करा ये दोनों बराबर हैं तो क्या दिक्कत है, 100 से 100 कट जाएगा, 5 को 20, 5 × 5 = 25। तो हम अगर यहाँ पर ऐसे ज्ञात कर लें, बी को इधर कर दें तो ए बटा बी, अब बराबर इधर 5 है और 4 गुणा इधर कर रहा तो बट्टे 4 हो जाएगा। यानी ये किस अनुपात में है, 5:4 के अनुपात में है। तो जरा देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर 5:4 के अनुपात में है, तो 50 और 40 है ना। इसमें 10 का गुणा कर देंगे तो 50 आ जाएगा, इसमें 10 का गुणा करेंगे तो 40, रेशियो बराबर होना चाहिए। तो 50 और 40 आपका रेशियो होगा। दोनों वस्तु के मूल्य क्या होंगे, 50 और 40 हो सकते हैं, और भी हो सकता था 100 और 80 भी हो सकता था, लेकिन ऑप्शन में तो नहीं दिया ना, तो 100 और 80 भी हो सकता था, ऐसा नहीं कि केवल 50 और 40 होगा। ठीक है, चलिए ये वाला भी सवाल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। हाँ जरा अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, एक निश्चित मूलधन 3 वर्षों में x% की साधारण ब्याज पर 5772 रुपया हो जा रहा है। यानी 3 वर्ष में कितना, 3 वर्ष में हो रहा है, सॉरी 5472, 5772 बोल रहे हैं। और अगला है 7.5 वर्ष में, तो 7.5 वर्ष में कितना ई हो रहा है, ई हो रहा है
6930 यानी 6930 रुपया हो रहा है। तो पूछ रहा है कि जरा बताओ रेट हमको बताना है, यानी रेट ये पूछना चाह रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। जरा हमको एक बात बताइए, ये साधारण ब्याज है तो आपको पता है कि रेट हर जगह बराबर चलेगा, कोई झंझट नहीं है, तो रेट बराबर चलेगा। 7.5 वर्ष में इतना, 3 वर्ष में इतना, तो अगर 7.5 वर्ष में से 3 वर्ष घटा तो आप कहेंगे ना 4.5 वर्ष में। तो 4.5 वर्ष में आइए देखते हैं कितना। तो 10 में से 2 जा 8, यहाँ पर क्या बचा है 2 बचा है 9, तो 12 में से 7 जा 5 आएगा, यहाँ 8 में से 4 जा 4 आएगा, और ये क्या आएगा, यानी 1458 रुपया 4.5 साल में। कितना 4.5 साल में। अगर हम 4.5 साल को अगर हम छमाही में तब्दील कर दें तो क्या 9 छमाही हो जाएगा ना। इसका मतलब अगर हम एक छमाही का मान ज्ञात कर रहे हैं तो हम 9 से भाग दे दें 1458 में, तो आ जाएगा, यानी 9 एकम 9 कितना या 5। समझना है क्या कर रहे हैं, ये क्या है 4.5 वर्ष, और इसको एक छमाही में हमने बदल दिया, सॉरी छमाही में बदल दिया, तो 9 छमाही या 9 से भाग दे देंगे तो एक छमाही का मान आ जाएगा, रुपये में ब्याज आ जाएगा। तो 9 एकम 9 अब 5 आया, अब 55 हो जाएगा ना। तो 9 छक्के 54, 1 आया 9 दूना 18, यानी एक छमाही का 162 रुपया। अब ज्ञात कर लेते हैं एक वर्ष का। अब समझे कि कहाँ भाग दिए हैं ताकि आपको परेशानी ज़्यादा ना हो। तो एक छमाही का 162, तो एक वर्ष का कितना, तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 2 छक्के 12 और 2 एकम 2 1 3, यानी 324 रुपया एक वर्ष में आपको क्या मिल गया, ब्याज। कितना 324 रुपया का ब्याज। तो अगर एक वर्ष में अगर 324 रुपये का ब्याज, तो अगर हम कहते हैं जरा बता दीजिए 3 वर्ष में कितने का ब्याज, तो आप कह देंगे 3 गुणे 324, यही ना कहेंगे। तो 3 गुणे 324 अर्थात कितना होगा, 3 चौक को 12 और 3 दूना 6 1 7, 3 त्रिका 9 1 10, ये ना हो जाएगा। हाँ 3 चौक को 12 2 1 आया, 3 दूना 6 1 7, 3 त्रिका 9, सॉरी हाँ 972 रुपया। कितना आया 972 रुपया। ये आपका 3 वर्ष का क्या मिल गया ब्याज। अब जरा बता 3 वर्ष बाद ये 5472 रुपया हो रहा था ना, तो 3 वर्ष पहले कितना होगा, तो 972 घटा दें, 972 घटा दें तो हमको मूलधन ना मिल जाएगा अपना। तो हमको मूलधन ज्ञात करने के लिए अपना क्या करना पड़ेगा, 5472 में से अपना 972 घटा दें तो मिल जाएगा 0 0, 14 में से 9 जा 5 और ये 4, यानी 45 रुपया हमको मिल गया मूलधन। अब बताइए फार्मूला क्या होता है, तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटा 100। तो जरा देखिए साधारण ब्याज कितना था 3 वर्ष का 972, और मूलधन कितना 4500, और गुणे दर कितना, दर ही तो ज्ञात करना है, समय कितना 3 वर्ष में ये हुआ था ना 3 बटे 100। ऐसे काट देंगे, इससे कट जाएगा ना, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6 और 3 चौको 12 कट जाएगा, और किससे कट जाएगा 3 15 45 और 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, अभी भी कट जाएगा, 3 5 15 और 3 त्रिका 9 1, 3 छक्के 18, यानी 36/5 दर का मान आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 36/5 को सॉल्व कर लीजिए, तो 5 7 35 दूना 7.2%, कितना आ जाएगा, इसको ऊपर कर दिए हैं ठीक ना, नीचे हो सकता दिख ना रहा हो, तो 7.2% आ गया। 36/2 यही रेट का माना गया, यानी 7.2% आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब अगले सवाल पर देखा जाए। अगला सवाल क्या है, हाँ अगला सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा है एक विक्रेता एक वस्तु को 4% की हानि पर बेचता है और उसे 120 रुपये में अधिक में बेचता है तो उसे 8% का लाभ होता है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताते रहे, नोट करिएगा कि लाभ हानि की बात करें या हानि लाभ की बात करें पहले, या लाभ लाभ की बात करें या हानि हानि की बात करें, तो इस दशा में दोनों को घटाते हैं। क्या करते हैं, घटाते हैं, और इस दशा में जोड़ते हैं। कब, जब उन दोनों का अंतर दिया रहे बेचने का, किसका, बेचने का, यानी सेलिंग प्राइस का। कहे 120 रुपये में अधिक बेचता है, 120 रुपये कम बेचता है, 40 रुपये अधिक बेचता है, 40 रुपये कम बेचता है, तो जब अभी ऐसा दिया रहा है तो करते क्या हो, जरा देखिएगा। अब देखिए 4% हानि है और उसके बाद फिर लाभ है, तो 4 और 8% का लाभ हो रहा है, तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं, यानी 4 + 8 = 12% हुआ, और यही 12% 120 के बराबर हुआ। आप समझ में क्या किए हैं,
जो अधिक वाला है उसको हम उधर कर देंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि हानि लाभ की बात हो रही थी। अगर लाभ लाभ की बात होती तो घटा देते, हानि हानि की होती तो घटा देते, लेकिन लाभ हानि की बात हो रही थी तो उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो दोनों को जोड़ दिया हमने, तो 12% बराबर इतना, तो 1% बराबर 10 आ जाएगा। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 1000। अब क्या कर रहा है, अगर मूलधन पूछता है यानी आपका रुपया पूछता है तो आपका हो जाता है 1000, लेकिन क्या कर रहा है 11% इसे लाभ प्राप्त करना है, तो तब इसको बेचना है। तो 11% लाभ प्राप्त करने के लिए क्या हो जाएगा, 111/100, ये इससे कट जाएगा, कितना हो जाएगा ये 1110 रुपया हो ना जाएगा बस, क्योंकि 11% उसको लाभ चाहिए तो 111% निकाल लेंगे हम, 1000 का हो जाएगा 1110 रुपया। ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद फिर ये 3-4 लाइन का तो मुश्किल से सवाल है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कैलकुलेशन, ठीक ना। तो कैलकुलेशन ये वाला आंसर आप करिए, ठीक ना। इसका आंसर आप बताइए इसका क्या होगा। जब कैलकुलेशन नहीं आएगा तो उसको भी आपको बता दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। अगला देखिए क्या करा है, ए और बी एक कार्य को 120 दिनों में करते हैं, यानी ए प्लस बी एक कार्य को 120 दिनों में करते हैं। बी और सी का कार्य दिया है, वो कितना दिया है, वो 150 दिनों में करते हैं, 150 दिन। और सी प्लस ए कितने कार्य को करते हैं, ये 200 दिनों में करते हैं। तो पूछ कर रहा है कि बी अकेले उस कार्य का 2/5वां भाग कितने दिनों में करेगा। 2/5 भाग अभी ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले इसका क्या ज्ञात करते हैं, एलसीएम। एलसीएम इसका क्या होता है, कुल काम होता है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 600। और हम आपको बताएं कि क्षमता बराबर क्या होता है भैया, कार्य बटा समय होता है। इसकी क्षमता ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा। इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी 4, और इसकी क्षमता 3 है ना। अब अगर हम a प्लस बी प्लस सी का अगर हम निकाल लें, ठीक है ना, टोटल, तो इनकी अगर हम क्षमता तीनों की ज्ञात कर लें तो कितना हो जाएगा। क्योंकि तीनों को जब हम करेंगे तो देखिए a और a 2 बार हैं, b और b 2 बार है, c और c 2 बार है, यानी इनका काम हो जाएगा 2 गुना, यानी 2 × 600 बटा 5 4 9 3 12, तो 12×5 60 है ना, 50, यानी कितने दिन में करेंगे ये 100 दिन में। सॉरी हम क्षमता बोले हैं ना, वहाँ पर दिन निकालेंगे 100 दिन में, यानी तीनों कितने दिन में करेंगे 100 दिन में। तीनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे 100 दिन में। अब एक जरा बात बताइए, अगर तीनों लोग 100 दिन में करेंगे तो अगर हम a प्लस बी प्लस सी की अगर हम क्षमता ज्ञात कर लें तो जरा बताइए क्षमता इसकी कितनी हो जाएगी। तो आप कहेंगे 600 बटा 100, यानी कितना हो जाएगा इसकी क्षमता 6 हो जाएगी ना। काम बटा समय बराबर क्षमता, तो 600 बटा 100 = 6। अब देखिए किसका पूछ रहा है, बी अकेले उस कार्य का 2/5वां भाग, यानी पहली बात तो 600 का हम 2/5वां भाग निकालना है, तो 5 × 60 होता है, यानी 12 दूना 24, यानी 240 काम को पूछ रहा है कि बी कितने दिन में करेगा। ये ना पूछ रहा है कि बी कितने दिन में करेगा 240 काम को, 2/5 भाग ज्ञात कर लिए। तो बी का काम, अब बी की क्षमता देखिए जरा सा, तो तीनों की क्षमता है 6। हमको जो ए और सी की अगर क्षमता निकल जाती तो हमको बी पता चल जाता। तो ए और सी की क्षमता कितनी है 3 है, तो 6 में से 3 घटा देंगे। तीनों लोगों के पास 6 रुपया मान लेते हैं, इन दोनों के पास 3 रुपया है, तो बी के पास 3 रुपया ना बचा, यानी बी की क्षमता 3 ना हुई, तो 3 कर देंगे, तो 3 × 8 = 24, 80 हो जाएगा, यानी 80 दिन में बी पूरा करेगा। अगर वही पूछता इसका कि ए कितने दिन में पूरा करेगा, तो बी और सी की क्षमता 4 है, तब क्या कर लेते हैं, यही कम सेम यही काम, यानी 2/5 क्या होता है 240 बटा 4 घटा देते 6 में से, तो 240 बटा 4 हो जाता है, 120 दिन हो जाता है, सॉरी 2 होता है, 120 दिन हो जाता है। ठीक है, चलिए हाँ अब अगला फल देखते हैं। बस एक सवाल और है, फिर देखिए कैलकुलेशन वाला आ गया है। क्या है 523 प्लस 523 गुणे 523 और भागा तो इसको उल्टा कर देंगे, तो 1/523 हो जाएगा, इससे कट जाएगा। 523 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1046, यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे सवाल को तो आपको तुरंत ऐसे ही लगा करके आगे बढ़ जाना। 1046 इसका आंसर हो जाएगा। अभी लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, लास्ट, ठीक ना। जरा देखिए क्वेश्चन तो ठीक ठाक था, यानी आपको प्रीवियस क्वेश्चन ही कराए जाएंगे, ठीक है ना, ताकि आपकी तैयारी मजबूत हो पाए। कर विघ्नेश अपने मासिक वेतन के 42% भोजन पर, 16% इस पर, 11% मनोरंजन पर, 7% वाहन पर खर्च करता है। चलिए यानी 100% में ये खर्च कर रहा, तो कितना कितना खर्च कर रहा है जरा देखिए। 42 और 16 और 11
और 7%। तो कुल ले दे करके कितना खर्च कर रहा है, जोड़ लीजिए 6 2 8 1 9 7 16, 6 आया, 4 2 6 1 7, यानी 76% वो खर्च कर रहा है। तो बचा कितना, 24% बचा ना, 24% शेष है, यानी उसके पास बचा है। अब क्या कर रहा है, किसी पारिवारिक समारोह के कारण उसने 18,000 रुपये के खर्च को पूरा करने के लिए, यानी 18,000 रुपये के खर्च को पूरा करने के लिए एक उधारदाता क्या है, उधारदाता से 12,000 रुपये माफी लेना पड़ता, उधार लेना पड़ता है। इससे 12,000 रुपये लिया, 18 रुपया खर्च करना था, तो जब 12,000 रुपया लिया तो इसके पास बचा कितना, 6,000 रुपया ना बचा, 6,000 रुपये बचा। तो 24% बराबर कितना, 6,000 रुपये के। तो क्या पूछ रहा है, उसका मासिक वेतन कितना है, यानी 100% बराबर कितना, क्या हो जाएगा 6,000 गुणे 100 बटा 24, यही ना। तो क्या हो जाएगा, ये 6 से काट देंगे, 6 चौक को 24, 4 से 25 बार में कटता है ना। तो 25 के आगे 3 जीरो, यानी 25,000 रुपया उसका मासिक वेतन था। ऑप्शन नंबर चौथा। 6,000 रुपये उसके पास बच रहा था, 24% बच रहा था। तो ये हो गया आपके सवाल टोटल, ठीक ना। अब फिर आगे के जो 16 नंबर का जो शिफ्ट थर्ड है, फिर आपको वो नेक्स्ट सेशन में आपको करा दिए जाएंगे। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद, जय हिंद।